नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वो पहुंच चुका है मुग़ल साम्राज्य पे, यानी हम लोगों ने कल शुरुआत कर दी है मुग़ल डायनेस्टी की। और जैसे ही मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत होगी तो सबसे पहला ही सवाल यही बनता है दोस्तों कि इसका फाउंडर कौन, इसका संस्थापक कौन, इसको शुरुआत करने वाला इंसान कौन। उसी क्रम में हम लोगों ने कल शुरुआत की थी बाबर की। बाबर के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल थे और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उससे पूछी जाती हैं तमाम उन एग्ज़ामों में जिनमें इतिहास आता है, हिस्ट्री आता है, उनकी हम लोगों ने कल शुरुआत कर दी है। उसी क्रम में दोस्तों आज हमें आगे बढ़ना है। आप सबको पता है, मैंने कल ही बताया कि इसका पूरा नाम क्या था, ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो कल के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप जाके वहां से ज़रूर देखें। और इसी क्रम में मैंने आपको एक बात बताई और थी दोस्तों कि ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने एक टाइटल ली थी बादशाह की। क्यों ली थी इस बात की भी हम लोगों ने डिस्कशन की थी, तो उस पर फिर हम लोग अभी टाइम बर्बाद नहीं करते। बादशाह की टाइटल इसने ली थी बाद में। अब चलिए, बादशाह को ही बादशाह कहते थे, इस बात का भी हम लोगों ने जिक्र किया। हाँ, इसका जो समय काल था ये मैंने आपको कल को ही बता रखा है कि 1526 से 1530 का जो समय काल रहा ये भारत साम्राज्य पे काबिज रहा, भारत के ऊपर शासक बन के रूल किया। अब चलिए आगे की कड़ी को हम लोग जोड़ते हैं। जो हम लोगों ने कल आखिरी बात की थी, मैंने आपको आखिरी बात बताई थी कि इब्राहिम लोधी के सूबेदार, एक पंजाब का सूबेदार जिसका नाम हुआ करता था दौलत खान लोधी, और इब्राहिम लोधी का ही चाचा जिसका नाम हुआ करता था आलम खान लोधी, जो साथ में दिल्ली का सूबेदार भी हुआ करता था। और तीसरा शख्स संग्राम सिंह, जिसको हम लोग राणा सांगा के भी नाम से जानते हैं, वह बाबर को उकसाए और आक्रमण करने के लिए सलाह दिए। किसके ऊपर? इब्राहिम लोधी के ऊपर। और इसी क्रम में मैंने वहाँ बोला था आपसे कि इब्राहिम लोधी का जो सैनिक बल था वह कितना था, 1 लाख सैनिक का था। और साथ में जो बाबर का सैनिक बल था वह मात्र था 1200 सैनिकों का। यानी सबसे बड़ी जटिल समस्या यही थी कि इसके पास मैन पावर की कमी थी, सैनिकों की कमी थी बाबर के पास। लेकिन तब भी बाबर जीता युद्ध को जीतने के कारण से ही तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि दिल्ली सल्तनत के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल दिल्ली सल्तनत के आते हैं, साथ में कैसे चीज़ों को याद रखना है कहानी की तरह, उनकी भी हम लोगों ने डिस्कशन की है। तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी बाबर के जो सैनिक में लोग थे वह 1200 थे, इब्राहिम लोधी के 1 लाख सैनिक थे। अब चलिए, सबसे बड़ी जटिल समस्या यही हुआ कैसे ये पार। तो बाबर ने एक नीति अपनाई और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है उस नीति का नाम, तो आप बोलेंगे तुलगमा नीति। तुलगमा नीति अपनाई किसने? बाबर ने अपनाई पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब यानी ये युद्ध कहाँ हुआ होगा? पानीपत में। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे पता चली। जब पानीपत पहुंचा बाबर अपनी 1200 टुकड़ियों के साथ, 1200 सैनिकों के साथ, और इधर से इब्राहिम लोधी पहुंच रहा था 1 लाख सैनिकों के साथ। तो हुआ क्या दोस्तों, बाबर ऐसी जगह जाके रुका जहां पे एक साइड यमुना नदी बहती थी, यमुना रिवर थी, और दूसरी साइड थी खाई। और इसने क्या किया, ये तुलगमा नीति होती क्या है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपसे। इसने किया, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि ये एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, बारूद का और तोपों का इस्तेमाल किया था आक्रमण करने के लिए। जब ये सबसे पहली बार भारत पे आक्रमण किया था तो इसने यही इस्तेमाल किया था, यानी सबसे पहला आक्रमणकारी बना था जिसने ये इस्तेमाल किया था एक्सप्लोसिव और कैनन का, यानी तोपों और बारूदों का। अब चलिए, इसने क्या किया दोस्तों कि इधर से मान लीजिए आपकी क्या आ रही है, इब्राहिम लोधी की सेना आ रही। इसने ऐसी जगह को चूज किया जहां यमुना नदी एक साइड थी, एक साइड खाई थी। इसने तोप आगे सजवा दी, ये पहली तोपों की लाइन बनाई। इसके आगे इसने क्या किया, फिर से तोपों को ऐसे सजवाया। ठीक है, ये तोप सजाने की इसकी नीति थी। इसी तरीके तोपों की लाइन पहले बनवा डाली, जितनी भी तोपें थी उनको यूज किया। उसके बाद इसने क्या किया, अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया, सैनिकों को खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद सैनिकों को कुछ इस क्रम में खड़े हुए कि पीछे जो सैनिकों की संख्या थी वो कम थी और आगे जो सैनिकों की संख्या थी वह
ज़्यादा थे। यानी पहले क्या थे, तोप खड़े थे, तोप इस प्रकार इसने सजवा डाले, फिर उसके बाद सैनिक खड़े हुए और सैनिक जैसे ही पीछे की ओर जा रहे थे, यानी पीछे की ओर जैसे ही ये लाइन बढ़ेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि अंत में एकमात्र सैनिक बचा। ठीक है दोस्तों, यानी इसने सबसे आगे सबसे ज़्यादा सैनिक, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम, ऐसे ही करके कितने लगवा डाले, 1200 सैनिकों को खड़ा किया। और इसी नीति को हम लोग जानते हैं तुलगमा नीति के नाम से, तुलगमा नीति के नाम से। ठीक है दोस्तों, आगे की हम लोग कहानी जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब इसने ऐसे सजवाया तो ये एक सवाल और पूछता है कि ये जो तोप सजाने की कला थी, जब बाबर ने प्रथम युद्ध पानीपत में जब तोप सजाया था, तो तोप किस नीति के तहत या किस क्रम के हिसाब से सजाया था, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब है उस्मानी कला। कौन सी कला दोस्तों? उस्मानी कला, उस्मानी आर्ट। यहाँ तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी। तोप जो सजाए गए वो उस्मानी कला के हिसाब से सजाए गए, और जो बाबर ने नीति अपनाई, रणनीति अपनाई, उसी को हम लोग तुलगमा नीति के नाम से जानते हैं। एक सवाल और बनता है यहाँ दोस्तों कि जब इसने तोप सजवाया तो तोप सजाने वाले और तोप चलाने वाले भी लोग हुआ करते थे, तो जो इसके मेन दो तोपची थे, यानी तोप चलाने वाले दो मेन शख्सियत थे, उनका भी नाम पूछ लिया जाता है। तो आप बोलेंगे, पहले का नाम है दोस्तों मुस्तफ़ा खान, मुस्तफ़ा खान यानी पहला तोपची। जो दूसरा तोपची था वह है दोस्तों उस्ताद अली। इन्हीं दोनों ने इस तोप को सजाया था उस्मानी कला के हिसाब से, और यही दो मेन इसके तोपची हुआ करते थे बाबर के। ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल तो अभी यहाँ से निकले। मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि अगर आपने वीडियो अगर 1 सेकंड 2 सेकंड भी स्किप कर दी तो हो सके कि आप इंपॉर्टेंट सवाल ऐसा छोड़ जाएं कि आगामी आने वाली परीक्षा में वही सवाल आपको देखने को मिलने वाला हो। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, एक बार देखें, दूसरी बार कॉपी कलम उठाएं, उसको नोट करना शुरुआत करें। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बने। आगे की कहानी को हम लोग जोड़ते हैं और आगे इंपॉर्टेंट सवालों को देखते हैं दोस्तों। चलिए, यानी हुआ क्या, इस हिसाब से लड़ाइयां हुई। ठीक, लड़ाई होने के बाद बाबर हुआ विजयी। और ये सब लड़ाइयां कब हुई, इंपॉर्टेंट तारीख भी है, 21 अप्रैल 1526 में। और 21 अप्रैल 1526 में कहाँ हुई? पानीपत में हुई। इसी कारण से इस युद्ध को हम जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। यानी क्या? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। और किसके किसके बीच हुआ? तो आप बोलेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के। और इब्राहिम लोदी को ही लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी के ही साथ ख़त्म हो गई और नया साम्राज्य शुरू हुआ, मुग़ल एम्पायर। यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ही काल बन गया दिल्ली सल्तनत के लिए। चलिए दोस्तों, इन सब बातों का हम लोगों ने जिक्र कर रखा है। अब यहाँ तक तो ये बात हुई। चलिए, ये बड़ा खुश हुआ, खुश होने की बात भी थी। जहाँ पे ये लूट मचाने आता था, अब वहाँ का ये पूरा साम्राज्य संभालने वाला था, तो खुशी की तो बात थी। लेकिन इससे दिक्कत किसको होगी? दिक्कत उन दोनों सूबेदारों को हुई और संग्राम सिंह को हुई। यानी परिमाण स्वरूप कुछ न कुछ तो होना था, फिर बगावतें तो होनी थी। तो अब होगा क्या, इस चीज़ पे हमें गौर करना है दोस्तों। आगे और इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ मैं। चलिए, सबसे पहली बात, जैसे ही ये जीतेगा, जैसे ही ये क्या किया, जीता पानीपत का युद्ध, इसने दो चीज़ों का निर्माण कराया। और दो चीज़ों का जो निर्माण कराया ना दोस्तों, ये अपनी वाइफ के नाम कराया, यानी अपनी बीवी के नाम कराया। अब चलिए, इसकी वाइफ का नाम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसकी वाइफ का नाम है दोस्तों मुशामुद काबुली बेगम। मुशामुद काबुली बेगम कौन है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह की बेगम हैं, बीवी हैं, यानी वाइफ है। पानीपत का इसने प्रथम युद्ध जीता, तो इन्हीं के नाम पे इसने दो चीज़ों का निर्माण कराया। कहाँ पे कराएगा? पानीपत में ही कराया। इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से ध्यान से नोट कर लीजिएगा इस चीज़ों को। पानीपत में इसने दो चीज़ों का निर्माण कराया। पहली चीज़ काबुली मस्जिद, यानी काबुली मॉस्क्यू। दूसरी चीज़ इसने जो निर्माण कराई, काबुली बाग। ठीक दोस्तों, काबुली मस्जिद और काबुली बाग का निर्माण कराने वाला इंसान बाबर है। किसके नाम पे कराया? महमूद काबुली बेगम के नाम पे, जो कि इसकी वाइफ हुआ करती थी, बेगम हुआ करती थी।
चलिए, यहाँ तक ये दो इंपॉर्टेंट सवाल। जब इसने यहाँ पे जब हम लोग की बाघ की बात आ रही है, दो सवाल और इससे बन जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा शासक था जिसे हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी का भी शौक था और साथ में नगाड़े का भी शौक था। नगाड़ा आप देखे होंगे, मूवी आपने एक देख रखी होगी जब वी मेट, तो उसमें एक गाना भी है, नगाड़ा 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 बजा। तो वह जो नगाड़ा बजता रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजता है, उसका भी इसे शौक था। साथ में बागवानी का भी शौक था, यानी हॉर्टिकल्चर का भी शौक था। चलिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे हुए। अब चलिए, जैसे ही इसने क्या किया, यहाँ तो ये करा दिया, और मैंने आपको कल बताया था ये आया कहाँ से था, काबुल और कांधार से। काबुल को इसने अपने सबसे पहली राजधानी बनाई थी, वहीं स्टेबल हुआ था और वहीं बादशाह की इसने टाइटल ली थी स्टेबल होने के बाद। तो इसने काबुल और कांधार में इसने चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के मतलब सिल्वर कॉइन चलवाए। जो इसने काबुल में चलवाए, ध्यान से देखिए दोस्तों, जो चांदी के सिक्के काबुल में चले उसका दूसरा नाम था, और जो कांधार में चले उसका दूसरा नाम था। जो काबुल में चले उसका नाम था दोस्तों शाहरुख कॉइन, उसका नाम क्या था, शाहरुख कॉइन। और जो कांधार में चले उसका नाम था दोस्तों बाबरी कॉइन। और शाहरुख कौन होता है, इसकी भी बात हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंदर कर ली थी। चलिए, उस पर हम लोग फिर से टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यानी काबुल में इसने चलवाए शाहरुख कॉइन, जो कि चांदी का सिक्का हुआ करता था। कांधार में भी चांदी के ही सिक्के चलवाए, लेकिन दूसरे नाम से चलवाए, बाबरी कॉइन के नाम से। जैसे ही इसने काबुल में ये सिक्के चलवाए, ये इतना खुश था दिल्ली को जीतने के बाद, यानी भारत पे पूरा साम्राज्य को कब्जा करने के बाद, कि इसने पूरे काबुल में हर एक सिटीजन को, यानी जितने भी साम्राज्य में लोग हुआ करते थे, सबको एक एक चांदी के सिक्के दे डाले। जैसे ही ये चांदी के सिक्के गिया, इसको वहीं के लोगों ने, काबुल के ही लोगों ने इसे एक टाइटल दे दी, जिसका नाम ही है कालंदर। ठीक दोस्तों, यानी अब इसका नाम क्या होगा पूरा, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कालंदर। यानी इसके नाम अभी जुड़ते रहेंगे दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा आप। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कालंदर, ये नाम कैसे आया, ये मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। चलिए, आगे की श्रृंखला को हम लोग जोड़ने की फिर से कोशिश करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको साथ में बताया हूँ, मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वीडियो को आप स्किप ना करें। चलिए, अब होगा क्या, इधर तो इन सब चीज़ों को ये कर रहा है, और जो इसके साथ खड़े हुए थे, जिनका मंसूबा तो ये था कि इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत से हटेगा और हम तीनों अपने में क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत को बांट लेंगे और आराम से ज़िंदगी को काटेंगे, आराम से अपनी सल्तनत एक नई चलाएंगे, एक नया वंश चलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये बाबर के कारण हो नहीं पाए। तो अब नॉर्मल सी बात है, बगावत तो वह करेंगे ही ना बाबर के खिलाफ। और बाबर के खिलाफ जो बगावत हुई, उसी बैटल को हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ खनावा के नाम से। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बैटल ऑफ खनावा क्या है, चलिए, बैटल ऑफ खानवा, खानवा भी बोलते हैं, खनावा भी बोलते हैं, अलग अलग किताबों में एक ही तात्पर्य है। क्वेश्चन को आपको समझना है दोस्तों। चलिए, खानवा का बैटल, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल तो बाबर ही है, बाबर के बीच तो होना ही है, तो किससे हुआ, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। राणा सांगा, राणा सांगा को ही हम लोग जानते हैं संग्राम सिंह के नाम से। इसकी मैंने बात आपको तभी बता रखी है जब हम लोग इब्राहिम लोधी की बात कर रहे थे। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के भी बीच एक युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग बैटल ऑफ घतौली और खतौली के नाम से जानते हैं। इस बात का भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया। आने वाले हर सवाल दिल्ली सल्तनत के टॉपिक में आपको मिलने वाले हैं, वो आप वीडियो जरूर देखें। चलिए, तो राणा सांगा यानी संग्राम सिंह, ये बैटल होगा बैटल ऑफ खनावा इन दोनों के बीच। अब सबसे बड़ा सवाल होगा कब, 1527 में, 1526 में मुगल साम्राज्य स्थापित होगा भारत में। उसी के लमसम एक साल के अंदर ही 1527 में ही क्या होगा, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होगा, जिसको हम लोग बैटल ऑफ खानवा के नाम से या खनावा के नाम से जानते हैं। अब चलिए, राणा सांगा का दो लोगों ने मदद की, दो लोगों ने क्या की, मदद की राणा सांगा ने। सबसे पहला इंसान महमूद लोधी, यानी ये लोधी वंश का ही एक वंशज हुआ करता था, और इसी का एक मालवा के शासक हुआ करते थे, मालवा रूलर, मालवा के शासक जिनका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय ने भी क्या की, राणा सांगा की मदद की। ये दोनों राणा सांगा की मदद की है। राणा सांगा प्रतिनिधित्व कर रहा था किसका, इस बैटल ऑफ खनावा का।
लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, इस चीज़ पे हमें गौर देना है। रिजल्ट ये निकला कि बाबर फिर से हराने में सफल हुआ, हरा दिया राणा सांगा को, यानी बाबर फिर से विजयी हुआ। यानी बैटल ऑफ खनावा का भी रिजल्ट क्या निकला, राणा सांगा हारा। जैसे ही ये बैटल ऑफ खनावा का नाम आता है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है। इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को दोस्तों। बाबर ने बैटल ऑफ खनावा में, खनवा का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें एक टर्म यूज किया था, जिहाद। जिहाद का मतलब क्या होता है, इस्लाम धर्म के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की है। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। ये टर्म कौन यूज किया, मुगल साम्राज्य में सबसे पहला यूज करने वाला इंसान ही युद्ध में बाबर हुआ। जब ये युद्ध जीता, बैटल ऑफ खनावा जीता, बैटल ऑफ खानवा जीता, तो बाबर ने ही एक और टाइटल ली जिसको हम लोग जानते हैं गाजी के नाम से। गाजी भी एक इसने टाइटल ले डाली, यानी अब इसका नाम पूरा कालंदर के आगे गाजी भी लग गया। यानी अब क्या हुआ दोस्तों, और गाजी का मतलब आप सबको पता है, इस्लाम धर्म में हम लोगों ने इसकी बात की थी कि गाजी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि क्या करे, काफिरों को मारे, जो काफिरों को मारे। अब काफिर क्या होते हैं उस पर हम लोग चर्चा फिर से नहीं करते हैं, इस्लाम धर्म वाला अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उससे भी आप ज़रूर देख लें। चलिए, तो गाजी की यहाँ पे बात हो गई, यानी इसने टाइटल ली गाजी की। यहाँ तक मेरे समझ से आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब चलिए आगे क्या होगा, ये सब चीज़ें तो यहाँ चल रही हैं, इसी के साथ में निर्माण कराया जाएगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का। कौन निर्माण कराएगा, इस पे हमें चर्चा करनी है। बैटल ऑफ चंदेरी होगा, फिर बैटल ऑफ घाघरा होगा, फिर इसकी मृत्यु होगी और ये 2 बार दफनाया भी जाएगा। 2 बार कैसे दफनाया जाएगा इस चीज़ की भी हमें चर्चा करनी है। ठीक, ये 2 बार दफनाया गया, एक बार कब्र में दफनाया गया, फिर वहाँ से निकाला गया, फिर दोबारा दफनाया गया। ये क्यों हुआ, इसकी भी हमें चर्चा करनी। इसकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, इसकी हमें चर्चा करनी है। और बायोग्राफी, जो इसकी ऑटोबायोग्राफी को कन्वर्ट किया गया दूसरी लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज की, इसकी हमें चर्चा करनी है। और इन सब बातों को दोस्तों हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे और कल ही आपका बाबर का अंत हो जाएगा, यानी हम लोग पहुंच जाएंगे 1530 पे कल। ठीक है दोस्तों, और फिर इसी का बेटा जिसका नाम हुआ करता था हुमायूं, वह बनेगा अगला शासक मुगल साम्राज्य में। यानी ये दोस्तों कि आज की वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, आगे की बात हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो अभी जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो रहा है तो आपको थंबनेल भी दिख जाएगा कल के वीडियो का, आप उस पर छू दें, डायरेक्ट आप कल के वीडियो पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का भी आपको थंबनेल दिख जाना है, उसको आप छू लें, उस पर आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। और साथ में यहाँ पे एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से भी थंबनेल आ रहा होगा, अगर आप उसको छू देंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री में कैसे कहाँ से कौन से सवाल बनते हैं, उसकी भी उसमें जानकारी दे दी गई। 6 वीडियो इसमें है, दिल्ली सल्तनत में 15 वीडियो आपको मिलने वाले हैं, और साथ में कल के वीडियो का लिंक आपको नीचे साइड पे दिख जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सब ओवरऑल बातें रहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें। इस शेयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।